नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने कल आपसे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में चर्चा की थी, तो हम अभी राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने पार्ट वाइज अपलोड किया है आपकी सहूलियत के लिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हमने कहा था जीडीपी स्फीतक, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था मौद्रिक जीडीपी अपान वास्तविक जीडीपी इंटू 100। ठीक है। फिर हमने मुद्रास्फीति दर की गणना करने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा व्यापक है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो हमने आपको बताया था कि सैद्धांतिक रूप से हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर वाला तरीका है वो ज्यादा अच्छा है, परंतु व्यवहारिक रूप में हम लोग कीमत सूचकांक विधि का प्रयोग करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कीन्स का अर्थशास्त्र। कीन्स का अर्थशास्त्र, केनेजियन इकोनॉमिक्स, अमेरिकन स्टाइल में केनेजियन इकोनॉमिक्स ये कहा जाता है। केनेजियन, हम लोग भाई हिंदी भाषी हैं, अपने हिसाब से पढ़ेंगे केनेजियन इकोनॉमिक्स। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या आवश्यकता पड़ी जो कीन्स सर का अर्थशास्त्र हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अब कई लोग तो खुश होंगे कि हाँ चलो भाई, एक नई चीज हमको सीखने को मिलेगी, जिससे हमारा जो मजा है पढ़ने का वो हम और अच्छे से उठा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बर्डन लगे, यार फालतू में बना दिया है कि नहीं। आइए वापस आते हैं मुद्दे पर और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो आपको बता दें कि कीन्स सर का जन्म वो 5 जून 1883 को इंग्लैंड, यानी ये ब्रिटिश थे, इंग्लैंड में हुआ था। इनका पूरा नाम जो था वो था जॉन मिनार्ड कीन्स। जॉन मिनार्ड कीन्स। अब आपको हमने बताया है इनके बारे में, वैसे थोड़ा सा आप याद कीजिए, जब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक है वो जॉन मिनार्ड कीन्स सर को माना जाता है। ये भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए थे, परंतु सौभाग्य से, मैं कह रहा हूं सौभाग्य से, उत्तीर्ण नहीं हुए। शायद अगर उत्तीर्ण हुए होते, एक सिविल सर्वेंट बनते, तो आज पूरी दुनिया में इनका नाम नहीं होता, या हो सकता है हो भी जाए। खैर, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था जनरल थियरी। जनरल थियरी। तो जनरल थ्योरी में इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया है। अभी हम लोग सिद्धांत जानते हैं इनका, है तो एक लाइन का, लेकिन उसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें भी लिखी गई हैं। इनके पहले के जो अर्थशास्त्री थे, जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे, उनको कहा जाता था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उनमें से एक प्रमुख थे जेबी से। जेबी से, ये भी एक क्या थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो इनका एक प्रसिद्ध कथन, वो प्रसिद्ध कथन क्या है, हम लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो आपूर्ति, ध्यान दीजिएगा, आपूर्ति अर्थात सप्लाई, आपूर्ति के लिए अंग्रेजी में शब्द है सप्लाई। सप्लाई अपनी मांग, मांग को अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड, का सृजन स्वयं करती है। का सृजन स्वयं करती है। स्वयं करती है। इंग्लिश में कहेंगे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात उत्पादन के साथ ही मांग पैदा हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार, जो ये सिद्धांत जेबी से मिल सर द्वारा दिया गया, इसके अनुसार देश में कभी मंदी नहीं आएगी। जैसे कोई घड़ी बनाने वाली कंपनी अगर घड़ी बनाती है तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी घड़ी नहीं बिकेगी। किस सिद्धांत के अनुसार? ये जो आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये सिद्धांत जो दिया गया है। अब इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या बढ़ा दीजिए, सप्लाई बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो से का विचार था, अर्थात जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का विचार था, ये लंबे समय तक चलता रहा और समय बीता। 1929 में अमेरिका में महामंदी आई, जिसे कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। आपको याद होगा, हमने आपको बताया है
इस महामंदी में कंपनियां अपना माल बेच ही नहीं पा रही थी, माल का इन द सेंस आइटम, तो उन्होंने माल बना के रखा था, जो आइटम उनके पास था उसको बेच नहीं पा रही थी। बात क्लियर हुई आपको? आलम यह था कि कीमतें कम करने के बावजूद भी माल नहीं बिक रहा था। तो उसी समय कीन्स सर ने अपना एक विचार दिया। तो ये जो सिद्धांत था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, वो धराशायी हो गया। भाई धराशायी हो ही गया ना। क्यों धराशायी हो गया? अगर सप्लाई अपने आप ही मांग पैदा कर रही है तो कंपनियों के माल क्यों नहीं बिक रहे हैं? और इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया तो से के सिद्धांत को पूरा 360 डिग्री पलट दिया। इन्होंने एक फेमस कोट कहा था इसी अर्थव्यवस्था, जो ये मंदी का दौर था, उसमें उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। क्या कहा था इन्होंने? इन द लॉन्ग रन, किसने कहा था? जॉन मिनार्ड सर ने। इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कैपिटलिज्म है, भाई कैपिटलिज्म के फादर कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में हमने आपको बता रखा है। उन्होंने एक टर्म दिया था लेसेस फेयर, और ये क्या है? ये फ्रेंच वाक्यांश है जिसका क्या मतलब होता है? लीव अस अलोन। तो इन्होंने कहा था सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। दो अदृश्य शक्तियां, डिमांड एंड सप्लाई, वही बाजार को चलाती हैं। लेकिन अब अगर सरकार का कोई रोल नहीं है और यही दोनों शक्तियां बाजार को चला रही हैं, तो फिर ये जो मंदी आ जाती है ये कैसे आ जाती है? तो ये सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं गलत था। ये एडम स्मिथ को भी हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही मानते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ग्रुप के ये लोग भी थे, जेबी से वगैरह। तो वापस आते हैं ट्रैक पे। इन्होंने कहा कीन्स सर ने, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो प्योर कैपिटलिज्म का सिद्धांत है ये फेल कर जाएगा। कैपिटलिज्म विल फेल एंड लिबरल कैपिटलिज्म विल सक्सीड। अब देखिए, इन्हीं के सिद्धांत पे आज पूरी दुनिया काम करती है। इन्होंने एक बात ये कही कि मंदी के समय सरकार को निवेश करना चाहिए। अब वो निवेश करना ही चाहिए, चाहे सरकार कहीं से बोरो करके करे, अर्थव्यवस्था में निवेश करे, जो कि निजी क्षेत्र नहीं करते हैं। भाई मंदी के दौर में कौन सा प्राइवेट सेक्टर निवेश करना चाहेगा, है कि नहीं? तो जब सरकार करेगी तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी मोरल बूस्ट होगा कि हाँ सरकार काम कर रही है, तो चलिए हम भी करते हैं। अब जब सारे लोग काम करेंगे, लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, फिर रोजगार का सृजन हो जाएगा, खर्चा होगा, तो इस व्यवस्था से हम लोग मंदी से बाहर आ जाएंगे। तो इन्होंने ये एक बात ये कही कि जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने जेबी से के सिद्धांत को क्या किया? पलट दिया। ये तो कोट्स की बात हो गई। कीन्स ने सर ने कहा, जो अब इनका मुख्य सिद्धांत है उस पे आते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि मांग अर्थात डिमांड, ध्यान दीजिए, उनका जस्ट उल्टा कहा इन्होंने जेबी से सर का। मांग से आपूर्ति होती है, मांग से आपूर्ति, सप्लाई। किसी चीज की मांग होगी तभी तो आप सप्लाई करेंगे। मांग से आपूर्ति होती है, ना कि सप्लाई से डिमांड होती है। आपको सिद्धांत समझ में आ गया? ना कि सप्लाई से डिमांड। डिमांड पर देश का जीडीपी, डिमांड पर देश का या कंट्री का जीडीपी और रोजगार निर्धारित होता है। देश का जीडीपी और रोजगार निर्धारित होता है। ये कीन्स सर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। मुझे उम्मीद है आपको सिद्धांत समझ में आया होगा। रोजगार निर्भर करता है। अब नंबर एक बात हम लोग समझते हैं समग्र मांग के बारे में। ये जो मांग शब्द या समग्र मांग है, ये है क्या? समग्र मांग, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्रीगेट डिमांड, AGGRE, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? देश में जीडीपी और रोजगार को निर्धारित करती है। यदि समग्र मांग का स्तर अधिक है तो देश में जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था अपनी संभाविता से नीचे काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में जो भी पोटेंशियल है, संभाविता का मतलब पोटेंशियल, यदि उससे नीचे काम कर रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। समग्र मांग क्या है? समग्र मांग से क्या होता है? देश में जीडीपी और रोजगार का निर्धारण होता है। यदि समग्र मांग का स्तर अधिक है तो देश में जीडीपी और रोजगार का स्तर भी क्या होगा? अधिक होगा। और यह मानते हुए कि जो अर्थव्यवस्था अपनी पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर रही, उससे थोड़ा सा ही नीचे काम कर रही। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं
कि समग्र मांग है क्या। समग्र मांग एक माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ शब्द है। अब ये होता क्या है, किसी अवधि में, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर मैं हर बात लिखूंगा, सारी की सारी बातें जो मैं समझा रहा हूं, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चलिए फिलहाल इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। किसी अवधि में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में कुल नियोजित या वांछित व्यय को हम समग्र मांग कहते हैं। हम समग्र मांग कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग उपभोग की मात्रा, सरकारी व्यय तथा निवल निर्यात नेट एक्सपोर्ट द्वारा निर्धारित होती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। हमने आपसे कहा कि किसी अवधि में किसी अर्थव्यवस्था कुल नियोजित या वांछित व्यय को हम समग्र मांग कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग उपभोग की मात्रा, सरकारी व्यय तथा निवल निर्यात द्वारा निर्धारित होती है। अब समग्र मांग को कैसे हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। समग्र मांग को कहते हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड। ये होता है आपका C + I + G + X - M। अब यहाँ पे हम लोग एक एक शब्द का मतलब समझेंगे कि C क्या है, I क्या है, G क्या है, X क्या है, M क्या है। तो आइए ध्यान देते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, C होता है कंजम्पशन, उपभोग, I होता है इन्वेस्टमेंट और G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। अब यहाँ पे तो ये इतनी बेसिक बात हो गई, लेकिन अब इसको कायदे से समझते हैं। यहाँ पर जो C है वो हमारा क्या है, उपभोग, कंजम्पशन है। आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पूरा जो अगर हम लोग आज ही के वीडियो में पूरी की पूरी बात देखेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंगली, समय के हिसाब से, कि क्या क्या चीजें हम कवर कर पाएंगे। कंजम्पशन, उपभोग। अब उपभोग क्या है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। उपभोग होता है उपयोगिता या संतुष्टि के लिए किया जाने वाला खर्च। आपको किस चीज में संतुष्टि मिल रही है, किस चीज की उपयोगिता है आपको, उसके लिए जो आप खर्च करते हैं वही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उपभोग क्लियर हो गया आपको। अब कीन्स सर के अनुसार उपभोग और आय में सीधा संबंध होता है। उपभोग और आय में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध होता है। अब जब सीधा संबंध है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आय अगर बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ता है, तथा आय अगर आपकी कम होगी तो उससे क्या होगा, आपका उपभोग भी घट जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जाहिर सी बात, अच्छा कमाएंगे तो अच्छा उपभोग करेंगे। अब आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप जाके 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आप कहीं ठेले पे जाके छोला भटूरा ये सब खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे। बात क्लियर हो गई ना, बेसिक कॉमन सेंस की बात। पैसा ज्यादा है तो उपभोग भी आप उस स्तर पे करेंगे, और अगर पैसा कम है, आपकी आय कम है, तो आप उपभोग लोअर लेवल का करेंगे, निम्न स्तर का करेंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा, इतनी बात तो ये क्लियर हो गई ना आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपभोग का एक मूलभूत स्तर ऐसा होता है जो हमेशा बना रहता है, वह आय के कम या अधिक होने से प्रभावित नहीं होता है। बात क्लियर हुई। जैसे अगर आपकी आय एकदम कम है तो क्या ऐसे हो पाएगा कि आप उपभोग करना ही छोड़ दे किसी भी वस्तु का, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही। अगर आपकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है तो क्या आप किसी चीज का उपभोग नहीं करेंगे, जाहिर सी बात, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। इसको हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग आय कह लीजिए या फिर जीडीपी कह लीजिए, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाई एक्सिस पे हम लोग मान लीजिए उपभोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने आपको सिद्धांत के बारे में क्या कहा, हमने आपको कहा उपभोग और आय के बीच में सीधा संबंध होगा। आय अगर बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा तथा आय के कम होने पर कम होगा। परंतु उपभोग का एक मूलभूत स्तर ऐसा होता है जो हमेशा बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इतने डिटेल में और कहीं शायद ही आपको देखने को मिले कोई पढ़ाए। आय के कम या अधिक होने पर वह प्रभावित नहीं होता है। तो यानी कि ये जीरो से नहीं शुरू होगा, क्योंकि जीरो से शुरू होने का मतलब आपका उपभोग एकदम जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। कीन्स का अर्थशास्त्र इसीलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने सारी की सारी बातें व्यवहारिक की हैं, आदर्श स्थिति की बात इन्होंने नहीं की है। ध्यान दीजिए, तो ये ग्राफ जो है यहाँ कहीं से शुरू होगा। बात क्लियर हुई आपको? ये तो आपका मूल बिंदु जीरो, भाई यहाँ से अगर शुरू होता तो इसका मतलब आपका उपभोग भी जीरो हो जाता। आपकी इनकम अगर जीरो है तब भी आप यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य है, अनिवार्य रूप से। अब देखिए, गौर करिए, मान लीजिए आपकी आय से बढ़ती है, इधर कहीं यहाँ जाने पे ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ y1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग उपभोग आपका यहाँ कहीं पे होगा। अब ऐसे आय अगर आपकी बढ़ती जाए, यहाँ कहीं पे पहुंच जाए, मान लो y2, तो इससे क्या होगा कि उपभोग आपका और बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे कहीं पहुंच जाएं, हमारी इनकम और बढ़ जाए, तो हमारा उपभोग भी क्या होगा, और बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ये उनकी बातें थी। हालांकि उपभोग में होने वाले जो परिवर्तन है, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में कम होते हैं। बात क्लियर हुई? मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा कि उपभोग में होने वाले जो परिवर्तन है, यानी कि ये जो उपभोग में चेंजेस हो रहे हैं, ये परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि लोगों द्वारा आय के एक भाग की बचत कर ली जाती है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि जितना आप कमा रहे हैं सारा का सारा उड़ा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप बचत करेंगे। इसे उपभोग का कौन सा नियम कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। जितनी बातें मैं कह रहा हूं सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, सब आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। इस बात को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब वो अभिव्यक्ति क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज लेस देन 1। डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी है उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, जबकि डेल्टा वाई क्या है? आय में परिवर्तन है। डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है, इनकम में चेंजेस। बात क्लियर हो गई आपको? मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या नहीं हुआ होगा आपको। अगर इसी चीज को हम लोग तकनीकी भाषा में कहें तो तकनीकी भाषा में कीन्स सर द्वारा इसे क्या कहा गया? एमपीसी कहा गया। एमपीसी इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में कहा जाता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमेशा 1 से कम होता है। अब ये एमपीसी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। एक एक शब्द आप समझिए, एक एक शब्द आपको बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एमपीसी का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति की आय एक इकाई से बदली जाए तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन को एमपीसी कहते हैं। यानी इनकम को किससे चेंज कर दिया जाए? 1 यूनिट से चेंज कर दिया जाए।
तो उसके परिणाम स्वरूप जो उपभोग में चेंज होगा उसे ही क्या कहेंगे, एमपीसी कहेंगे। बात क्लियर हो गई। दूसरा बिंदु क्या था हमारा, एक तो हमने सी की बात कर ली, दूसरी चीज है हमारी आई। आइए इस पे चर्चा करते हैं। आई के बारे में हमने आपको बताया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निवेश। अब निवेश क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। निवेश क्यों किया जाता है, ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। तो एक परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला खर्च वही क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। और ये खर्च मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, मशीनों में किया जाता है, उपकरणों में, भवनों आदि के लिए किया जाता है। इन्हीं सब चीजों में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कीन्स सर ने निवेश को लेकर क्या विचार रखे, माफ कीजिएगा, कीन्स सर के अनुसार जो निवेश होता है ये ब्याज दरों से प्रभावित होता है, ब्याज दरों से प्रभावित होता है और विपरीत संबंध रखता है। इसे एक चित्र की सहायता से हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगेन ये हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस पे मैं मान लेता हूं कि निवेश का स्तर है। आप कहीं पे कुछ भी मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि निवेश का स्तर एक्स एक्सिस पे ही मानिए, वाई एक्सिस पे मान लो, क्या परेशानी है। और वाई एक्सिस पे मैं मान लूं ब्याज दर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब हमने आपसे कहा कि निवेश ब्याज दरों से प्रभावित होता है और उनके साथ विपरीत संबंध रखता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसको हम लोग कहते हैं निवेश वक्र, निवेश वक्र। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बहुत जरूरी चीज होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे आइए, ध्यान दीजिए कि जब आप इंटरेस्ट रेट मान लो रखते हैं 10%, तो 10% यहाँ कहीं होगा, तो ये आपका ऐसे जा रहा है और यहाँ कहीं पे जाएगा। निवेश का स्तर ये हो गया, निवेश का स्तर यहाँ इतना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब मान लो कि हम ऐसे ब्याज दरें और बढ़ाएं, यहाँ मान लीजिए कि हम जाके कहीं पे इसको 25% कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, निवेश का स्तर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना। ये चीज आप देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक ये कम है, जबकि कंपैरेटिवली ये क्या है आपका ज्यादा है। यहाँ पे मैं मान लूं कि 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पे कितने का होगा, 250 करोड़ का मान लेते हैं। अब अगर ब्याज दर किसी कंट्री में ज्यादा है तो उस कंट्री में क्या होगा, निवेश का स्तर कम होगा। और अगर ब्याज दर का स्तर जो है वो कम होगा तो निवेश का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं यदि ब्याज दर ज्यादा है, ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, निवेश का स्तर डाउन होगा, निवेश का स्तर डाउन होगा। सिंपल सी बात है। और अगर ब्याज दर आपकी कम हुई तो निवेश का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप निवेश खूब आएगा। इसीलिए हमने आपको बताया था कि व्यापार सुगमता पिछली वाली क्लास में। अब अगर व्यापार सुगमता कैसे होगी, कि जब कंपनियों के ऊपर दुनिया भर के टैक्स ना लाते जाएं। इतनी बात क्लियर होगी। तीसरा जो हमारा इसमें था एग्रीगेट डिमांड में, सी के बारे में हमने चर्चा कर ली, आई के बारे में चर्चा कर ली और जी के बारे में अब हमको चर्चा कर लेनी है। जी को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, सरकारी खर्च। अब सरकारी खर्च क्या है, जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, इसमें सरकार द्वारा किए गए खर्च को शामिल किया जाता है। सरकारी खर्च जो होता है वो किसी का फलन नहीं होता, किसी का फंक्शन नहीं है। फंक्शन मुझे उम्मीद है जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो बहुत प्यार से समझ रहे हैं, नहीं तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये किसी का फलन नहीं होता, अर्थात ये जो सरकारी खर्च है वो जीडीपी, ब्याज दर आदि किसी भी अन्य कारक से प्रभावित नहीं होता। सरकार को जो खर्च करना होता है वो सरकार करती है, वो ये नहीं देखती है कि जीडीपी डाउन है या ब्याज दर क्या है। अब ये मुख्य रूप से आप जानते हो कि किस पे खर्च किया जाता है, जैसे सड़कें बनवानी हुई और उसके बाद हमारा हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, तो सरकारी विद्यालय हो गए, तो इन सब चीजों पर सरकार खर्च करती है।
तो सरकार को जब खर्च करने का मूड होगा, जब उसका मन होगा, तो ये नहीं देखेगी कि जीडीपी क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, ब्याज दर आरबीआई ने कितना हाइक कर रखा है, वो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है, बशर्ते सरकार का मूड हो कि हमको खर्च करना है। अब भाई मूड ही ना हो तो बात अलग की है। बात क्लियर हुई आपको? अगली चीज आप इसमें एक बात और समझिए कि खर्च जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो सरकार खर्च करती है वो दो प्रकार का होता है। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं उपभोग और दूसरा निवेश। हाँ, एक बात इसमें मेरे को बतानी थी, वो था आपका फलन। तो जैसे आइए थोड़ी सी मैथ समझते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स। तो y जो है वो x का फलन है, यानी x की वैल्यू आप अगर चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होगी। जैसे देखिए ध्यान से, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कि कोई ऐसा इक्वेशन हमको दिया है, ऐसा कोई चीज हमको दिया है। अब x को इसमें कहा जाता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू आप जिससे बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, जो भी आप करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग y आपका चेंज होता जाएगा, यानी y x का फलन है। जैसे x की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको, 1 2 3 और -1 -2 -3, इस तरीके से। अब x की वैल्यू आपने 0 ले ली तो y क्या मिलेगा, 0। 1 यहाँ डालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर फिर 1 मिलेगा आपको, -2 का स्क्वायर फिर 4 मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं x की, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली चीज जानने का प्रयास करते हैं, एक्सपोर्ट। x जो हमारा x है उसका क्या मतलब होता है? x का मतलब है हमारा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट क्या है? निर्यात, हिंदी में शब्द होता है निर्यात। स्वदेशी वस्तुओं और, जैसे निर्यात का बेसिक अगर मतलब आप जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है कि जो चीज हम किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो क्या होता है, हमारा निर्यात होता है। लेकिन ये परिभाषा जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, जो ओरिजिनल परिभाषा है, अभी इस पे एक सवाल भी था जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। स्वदेशी वस्तुओं, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं, स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर, और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा, विदेशी निवासियों द्वारा किए जाने वाले, विदेशी निवासियों द्वारा किए जाने वाले खर्च को निर्यात कहते हैं। किए जाने वाले खर्च को निर्यात कहते हैं, निर्यात कहते हैं, निर्यात कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर जो खर्च करता है उसे निर्यात माना जाएगा। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए टूर के लिए आता है, अब वो होटल में रुकेगा, कहीं टैक्सी से जाएगा या ऑटो से जाएगा, तो वो जो खर्च करेगा उसे क्या माना जाएगा, निर्यात माना जाएगा। एक बार यूपीएससी में, शायद हाँ यूपीएससी में ही था, अब ये वर्ष मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कब पूछा गया था, तो उसमें सवाल ये था कि कॉमनवेल्थ के दौरान बाहर से आए विदेशी नागरिकों द्वारा किया गया खर्च निम्नलिखित में से किसमें काउंट किया जाएगा या किसमें शामिल किया जाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन था निर्यात, तो वही आपका आंसर सही हुई। बात क्लियर हो गई? अब अगली चीज हम लोग समझते हैं जो कि हमारा एम है। एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स आयात। अब आयात क्या है कि कोई बाहर से अगर जो माल आ रहा है तो वो क्या होता है, हमारा आयात होता है। तकनीकी भाषा में इसकी जो परिभाषा है उसको ये कहा जाता है, एक देश के निवासियों, एक देश के निवासियों द्वारा, निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च आयात कहलाता है। बात क्लियर हो गई? फिर से सुनिएगा, एक देश के निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च ही क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। अब कीन्स सर ने आयात के बारे में क्या कहा,
कीन्स सर ने बताया कि किसी देश के आयात और जीडीपी में, उसी देश की जीडीपी, ऐसा नहीं है, ठीक, कोई दूसरे देश की जीडीपी और किसी दूसरे देश का आयात। फिर से सुनते हैं ध्यान से। किसी देश का जो आयात होता है, देश का आयात और देश की जीडीपी के बीच सीधा संबंध होता है, अर्थात जीडीपी के बढ़ने पर क्या होता है, आयात बढ़ता है। हालांकि आयातों का एक न्यूनतम स्तर अगेन जीडीपी से स्वतंत्र होता है। जैसे हमने आपको अभी बताया ना कि जो कंजम्पशन है वो उसमें और आय में सीधा संबंध होता है, परंतु कंजम्पशन का एक मूलभूत स्तर ऐसा होता है जो आय से प्रभावित नहीं होता कि आय कम हुई या ज्यादा हुई। सेम काम यहाँ पे भी है कि आयातों का एक न्यूनतम स्तर ऐसा होता है जो जीडीपी से स्वतंत्र होता है। अब अगर मान लीजिए कि जीडीपी डाउन हुई तो क्या ऐसा होगा कि हम लोग आयात भी हमारा एकदम, मान लीजिए जीडीपी हमारी शून्य हो गई है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हम कहीं ना कहीं से कोई सामान ना लेके आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो आएगा, जाहिर सी बात। इस संबंध के घटित होने के लिए यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था खुली हुई होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात, अगर कोई अर्थव्यवस्था आयात निर्यात कर रही है तो ओपन इकोनॉमी है। इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा मान लीजिए जीडीपी है या इनकम, इनकम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे मान लो हम लोग आयात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि आयातों का एक न्यूनतम स्तर जीडीपी से स्वतंत्र होता है, यानी अगर मान लीजिए जीडीपी यहाँ मूलबिन, जीडीपी 0 है, तब भी आयात कुछ ना कुछ होगा, ध्यान देना। वही सेम टू सेम समझ लीजिए उपभोग वाला सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी इनकम या जीडीपी बढ़ गई, पहले यहाँ थी, इसके करस्पॉन्डिंग आयात यहाँ पे था। अब ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे मान लो हमारी जीडीपी बढ़ के यहाँ Y2 पे आ जाती है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा आयात बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इतनी बात क्लियर हुई। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है आपका, एक्सपोर्ट्स है, और एम क्या है आपका, इम्पोर्ट्स है। तो अगर मान लीजिए हमसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर एक्सपोर्ट्स को डाउन कर दिया जाए, एक्सपोर्ट्स को अगर हम लोग डाउन कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाएगी तो जीडीपी क्या हो जाएगी, हमारी डाउन हो जाएगी। इस चीज को हम लोग एक व्यवहार के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान देना है, जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, यूएसए की है, ठीक, जीडीपी किसकी है सबसे ज्यादा, यूएसए की है। तो यूएसए का आयात भी सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में अगर कोई कंट्री जो है सबसे ज्यादा आयात करता है तो वो यूएसए हो। यही तो हमने आपको बताया कि अगर आयात और देश की जीडीपी के भी सीधा संबंध है, जीडीपी अगर बढ़ेगी तो आयात भी बढ़ेगा। उदाहरण है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब बताइए कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है, चाइना है। तो चाइना भी क्या है, दूसरे स्थान पे ही होगा आयात के मामले में, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एक एडिशनल बात हमने आपको बताई कि अगर आपका एक्सपोर्ट्स डाउन होगा, तो एक्सपोर्ट्स डाउन होगा तो उससे क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड डाउन होगी, समग्र मांग प्रभावित होगी, कम होगी। अब अगर समग्र मांग प्रभावित हो रही है, जीडीपी भी आपकी क्या होगी, प्रभावित होगी। समग्र मांग कम होगी तो परिणाम स्वरूप जीडीपी आपका कम हो जाएगी। हमने आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया। तो यहाँ तक हमने समझ लीजिए कि 2 पॉइंट पे बात की है। एक तो हमने आपको बता दिया कि समग्र मांग क्या है और समग्र मांग को किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। तो समग्र मांग में जो भी फैक्टर्स है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली। 2 पॉइंट्स की समझ लीजिए चर्चा हमारी आपसे हो चुकी है। तीसरी और जो अनदर बातें हैं उसको हम लोग आगे डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आपसे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के आगे हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।